हेलो बच्चों, आप लोग को जो भी 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं और जिनका एलएसडब्ल्यू है, उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भेजे और कुछ सोशल सेक्टर वाला वीडियोस बाकी है। थोड़ा विलम्ब इसलिए हो गया कि लगातार जो है इंटरव्यू के जो छात्र हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में आ गए कि मैं उनको सबको संतुष्ट भी करना था, सबका लेना भी था, तो वो उसमें ज़्यादा समय लग गया। एक एक दिन में 10-10 बच्चों का लेकर पूरा कर पाया और अभी भी कुछ बाकी ही हैं। वो तो कहिए कि कुछ डेट आप लोग के आगे बढ़ गए, अन्यथा मुझ पर दबाव और बढ़ता चला जाता। फिर भी दबाव में ही मुझे और आनंद आता है। चलिए मैं आज जो सोशल सेक्टर है वो बचा था उस पर बात करता हूँ। तो सोशल सेक्टर में सबसे पहले गरीबी को मैं देखता हूँ, और गरीबी वाला जो सेक्टर है ये वैसे छात्र जो जनरल वाले हैं, जो एलएसडब्ल्यू नहीं भी हैं, उनसे भी गरीबी पूछी जा सकती है। गरीबी तो एक जीएस के लिए पढ़ते ही हम लोग, तो ये सेगमेंट न केवल एलएसडब्ल्यू के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गरीबी को जो हम लोग सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि गरीबी को परिभाषित करिए। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब की परिभाषा जरूर लोग पूछते हैं, गरीबी पर परिभाषित करो। और कभी कभी होता कि अगर आप नहीं पहले से तैयार रहें तो ये सतही चीज़ों को परिभाषा के रूप में कहना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब आप लोग फिर साधारण को बोलना शुरू कर देते हैं, वो टूटा फूटा कि खाने पीने की अगर चीज़ को ना मिले ऐसे करके रह जाते हैं, बेसिक नीड्स को ना मिले, बस इतने कह के रह जाते हैं। लेकिन जो गरीबी की जो परिभाषा है वो आपको मुकम्मल रूप में बोलनी चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, पीने युक्त पानी, ठीक है ध्यान में रखिएगा, पीने युक्त पानी, स्वच्छता की सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय यानी रहने का स्थान, शिक्षा, संचार, ये सब भी शामिल हो गया, संचार आदि से वंचित रहना पड़े तो इसे गरीबी कहते हैं। और इस स्थिति को गरीबी कहते हैं, जो व्यक्ति को न मिले वो गरीब कहलाता है। ठीक है, तो ये गरीबी की परिभाषा हुई। ठीक है, आप थोड़े से ध्यान में रखिए किन किन एस्पेक्ट से बोला, तो आप फिर से देख लीजिए, भोजन, पीने युक्त पानी, स्वच्छता की सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और संचार, ठीक है, बुनियादी संरचना भी। इन सब चीज़ों को अगर किसी को प्राप्त नहीं होता है तो वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार गरीबी की क्या परिभाषा है, अगला प्रश्न आ सकता है, मैंने पूछा भी था बहुत लोगों से। तो योजना आयोग जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा की। इसके पहले 1971 में रथ एवं दांडेकर महोदय को ये सौंपा गया था कार्य गरीबी की परिभाषित करने के लिए। तो उन्होंने गरीबी की परिभाषा को आमदनी के आधार पर जो कैलोरी प्राप्त होती है उनके भोजन से, उसी को आधार बनाने के लिए सिफारिश की थी, जिसके आधार पर 6ठी पंचवर्षीय योजना में कैलोरी को आधार बना करके ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या को गरीबी रेखा के लिए परिभाषित किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो 2435 कैलोरी अगर जिनको प्राप्त नहीं होती है वो गरीब होंगे। ध्यान में रखिए, एग्जैक्ट है 2435, ऐसे आप 2500 बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा राउंड फिगर में। और जो शहरी क्षेत्र में है वो 2095 है, यानी 2100 कैलोरी अगर किसी को प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, अब ये बहुत दिनों तक ये परिभाषाएँ चली। अब व्यक्ति को कैलोरी वाला है, अब कैलोरी तो है मतलब ये हमेशा के लिए होगा कि उतनी कैलोरी अगर 500 रुपये में प्राप्त हो या 50 रुपये में प्राप्त हो, काल कभी भी रहे, तो वो गरीब कहलाएगा। ये बहुत ही सतही खाने को लेकर गरीबी को कहा गया कि पौष्टिक रूप से खाना मिले जो उतना कैलोरी मिल जाए जिससे कि आदमी जीवित रह सके। ये गरीबी की परिभाषा नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए ये सारी चीज़ें
शिक्षा, स्वास्थ्य सब इसमें जुड़ता चला गया और इसको लेकर के समग्रता में अब गरीबी को परिभाषित किया जाता है। अब उसके बाद आई डीटी लकड़वाला समिति। 1993 में डीटी लकड़वाला ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए बिहार राज्य के लिए अगर आप कहते हो तो राज्यों में भी अगर देखें तो गांव में अलग है। आप किसी सुदूर किसी गांव में चले जाइए, गया के किसी गांव में चले जाइए और इसके बाद आ जाइए पटना में आ जाइए, तो दोनों की देखेंगे आप परचेजिंग कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है। वहाँ पे आप भोजन का जो है वहाँ और कम में खा लेंगे, पटना में और ज़्यादा महंगा खाना मिलेगा। और अगर आप पटना में जितना प्राप्त कर रहे हैं अगर मुंबई चले गए तो आप समझ लीजिए दिल्ली चले गए और ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो इस तरह से देखेंगे कि सिटीज़ जो मेट्रो सिटीज़ है और उसके बाद जो ए क्लास की सिटी, बी क्लास की सिटी, सी क्लास की सिटीज़, ग्रामीण इलाके, सब के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारण होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने प्रत्येक राज्य का मूल्य स्तर अलग अलग होता है, इसलिए गरीबी को परिभाषित करने के लिए उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनसंख्या का अगर निर्धारण करना है तो इसके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप बनाते हो, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाते हो, इसमें एग्रीकल्चर लेबर को आप देखें, यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबर है उसकी सीपीआई क्या होगी, यानी सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, उसको आधार बनाकर आप ग्रामीण गरीबी को परिभाषित करें। और अगर शहर के लोगों की गरीबी को देखना है तो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेबर को दिमाग में रख करके आप गरीबी का निर्धारण करें। ठीक है, तो ये डीटी लकड़वाला की थी। आपसे पूछा जा सकता है, आप इसी को बताएंगे, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, ये ग्रामीण और शहरी गरीबी को मापने का एक मापदंड डीटी लकड़वाला ने सुझाया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति की क्या सिफारिश थी। ठीक है, तो अब आते हैं सुरेश तेंदुलकर पर। देखिए, सुरेश तेंदुलकर साहब ने 2005 में बीपीएल के निर्धारण की जो तत्व हैं उसको बताया, कहा किस किस मापदंड को हम रखेंगे। तो उन्होंने खाद्यान्न के अतिरिक्त 6 ऐसी सुविधाओं को शामिल किया। उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, ठीक है, बुनियादी संरचना, महिलाओं को काम और बच्चों का लाभ तक पहुंच। देखिए कितनी चीज़ों को इन्होंने जोड़ा। अगर नहीं आधार बनाया, ये अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो गरीब है। अब देखिए कितने एस्पेक्ट्स को दिया। अब हर एस्पेक्ट को दिमाग में रखिएगा और वहाँ पर निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होगा। आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें जवाब देंगे, एक एक के एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखिएगा। शिक्षा है, ठीक है, वो मिलना चाहिए। स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जीवन स्तर में समझ लें। स्वच्छ वातावरण, ये बहुत ज़रूरी कहा। स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण दोनों होना चाहिए। स्वास्थ्य का स्तर भी होना चाहिए अच्छा और स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए। अब मुझे तो लगता है कि अगर स्वच्छ वातावरण को दिमाग में रखे तो हमको लगता है कि पटना में सभी गरीब माने जाएंगे। इतना प्रदूषण स्तर है, दिल्ली में भी सब गरीब ही होंगे। तो स्वच्छ वातावरण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बुनियादी संरचना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, बिजली है, सड़क है, ठीक है, पानी है, ये सब बुनियादी संरचना के तहत आता, ये मिलना है। महिलाओं को काम, देखिए बहुत बड़ा वर्ग है। महिला अगर आपके घर की हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं, उनको अर्थोपार्जन में नहीं लगती हैं, जीडीपी में उनका योगदान नहीं है, तो देखिए वो गरीब है। और बच्चों का लाभ तक पहुँच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो बच्चों तक मिले। यानी बच्चों के लिए अगर आप पोषाहार योजना चला रहे हो, बच्चों के लिए अगर आप मध्याह्न भोजन योजना चला रहे हो, ठीक है, शिक्षा भी और यही, तो ये सब बच्चों तक पहुँचे। अगर ये नहीं पहुँच रहा है तो वो यानी वो व्यक्ति जो इससे महरूम है वो गरीब कहलाएंगे। सुरेश तेंदुलकर ने बड़ी ज़बरदस्त व्याख्या की, ठीक है, तो आप इसको आधार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर गरीबी की परिभाषा आपको पूछे तो आप सुरेश तेंदुलकर वाला ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बताएं कि इनकी परिभाषा जो है वो बड़ी उचित जान पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न।
अब हम आते हैं कि गरीबी के मापने को कितने तरीके हैं, आप इस संबंध में बताएं। अब देखिए, ये प्रश्न मैंने बहुत बच्चों से पूछा था और बहुत ही कम बच्चे ने बताया। गरीबी के मापने के तरीके आप लोगों ने बताए नहीं। गरीबी के मापने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी, एक रिलेटिव पॉवर्टी और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी के मापने के तरीके हैं और विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी के मापने के तरीके हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, पूछ सकता है आपसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी, हम लोग के यहाँ गरीबी को मापने के क्या तरीके हैं? ग्राम स्तर पर या शहरी स्तर पर डोर टू डोर लोग घूमते। ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाई, अधिकारी भी चले गए, ग्राम विकास अधिकारी हैं, परिवार रजिस्टर बनाया, उन सब को बुलाया और उनके जितने जीविकोपार्जन है वो सब उसमें दर्ज रहता है। वो उसी से पता चल जाता है कि कौन कितने आय वाला है और कितना उसके यहाँ व्यक्ति हैं, वो पूरे परिवार रजिस्टर में वो सब शामिल कर लिया जाता है। अब उससे पता चल जाता है, ठीक है। ये क्या है, इस मेथड्स को क्या कहते हैं? उसके मापदंड है, बीपीएल के अपने मापदंड है कि ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप एबव पॉवर्टी लाइन में, ये नहीं है तो बिलो पॉवर्टी लाइन में। एक लाइन खींच दी गई है, दे दिया गया मापदंड, इससे नीचे हैं तो आप बीपीएल में और इसके ऊपर हैं तो आप एपीएल में, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, अगर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए और काउंट किया जाए कि कौन गरीब है, तो क्या कहते हैं? इसी को हेड काउंट मेथड कहते हैं। मैंने पूछा था बहुत लोगों से, हेड काउंट मतलब सिर को गिन लिया, ये तुम राम प्रसाद तुम गरीब, लक्ष्मण प्रसाद तुम अमीर, ठीक है, माधव तुम गरीब, ये हेड को काउंट किया आपने, इसी को हेड काउंट मेथड कहते हैं। हमारे यहाँ गरीबी के मापने के लिए हेड काउंट मेथड का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो सापेक्ष गरीबी है उसको मापने के जो रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको मापने के जो तरीके हैं, ये विकसित देशों में अपनाई जाती है। यानी रिलेटिव है। रिलेटिव किसको कहते हैं कि क्लास है, पिरामिडिकल शेप में मान लो पूरी गरीबी को मापने के लिए एक त्रिभुजाकार पिरामिडिकल शेप है। हमारे यहाँ भी देखोगे कि ये क्लास बनी हुई है, सबसे निचले वाले में चूँकि त्रिभुजाकार बना हुआ हो तो देखोगे नीचे वाले में बेस में बिलो पॉवर्टी के लाइन के लोग हैं, उससे ऊपर आए तो निम्न मध्य वर्ग है, उससे ऊपर आए तो उच्च मध्य वर्ग है और उससे ऊपर गए तो उच्च वर्ग है। यानी सबसे ऊपरी वाले इलाके में उच्च वर्ग है, बहुत कम लोग हैं लेकिन पैसे का संकेंद्रण वहीं पे है, ठीक है। और नीचे वाला का इलाका है वो संख्या उसकी ज़्यादा है, निम्न वर्ग ज़्यादा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है, क्लास में हमेशा जो क्लास है वो अपने दूसरे वाले की नकल करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और सरकार इसी प्रकार नीतियां बनाती हैं कि कैसे हम इस क्लास के लोगों को ऊपर अगले वाले क्लास में ले जा सकते हैं, अगले वाले क्लास के लोगों को ऊपर वाले क्लास में ले जाते हैं। और ये समझिए वर्ग संघर्ष भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो निचले वाला जो लोग है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक। जैसे मान लो कि आप लोग हो, आप लोग अभी अनएम्प्लॉयड हो, तो आपकी तुलना में हम अमीर हैं, हम मुकेश अंबानी की तुलना में तो हम तो गरीब है, ठीक है। तो ये सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी हुआ, ठीक है। तो इसी को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। विकसित देशों में जो सापेक्ष गरीबी को मापने के दो तरीके माने जाते हैं, एक लॉरेंज कर्व और एक है गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। आप ये बहुत नहीं जाएगा अंदर में, आपसे इकोनॉमिक्स के छात्र होंगे वो उनको उससे पूछा जा सकता है। तो लॉरेंज वक्र क्या है और गिनी गुणांक क्या है, ये एक्सटेंसिव होगा, जब तक ब्लैक बोर्ड पर नहीं बताऊँ शायद बनाना मुश्किल होगा। तो ये आप लोग के लिए, जीएस के लिए नहीं है, आप एलएसडब्ल्यू के हैं तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता। जब कभी भी गरीबी मेंस के लिए पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें ग्राफ बना करके आपको बताऊँगा, वो अलग बात है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में आता हूँ कि विश्व बैंक ने गरीबी के निर्धारण के लिए क्या मापदंड रखा है। देखिए मैंने इसमें पूरा विस्तार से लिखा है। पहले $1.25 प्रतिदिन था, जिसको अब बढ़ा दिया गया है।
अब 1.90 डॉलर प्रति डॉलर कर दिया गया। ये विकासशील देशों के लिए उन्होंने बनाया, ठीक है। और भारत जैसे देशों के लिए उन्होंने रिव्यू किया है, इन दिनों नया बनाया है रिपोर्ट। उसमें उन्होंने कहा कि 3.2 डॉलर प्रति डॉलर जो है वो रखा है भारत वाले जैसे वाले आय वाले समूह के लिए, और ब्राज़ील, मिस्र और इस सब को उच्च मध्य वर्ग आय वाले समूह के लिए 5.5 डॉलर रखा है, ठीक है। ये नया मापदंड आया है अभी, लेकिन आपके एग्जाम्सन्स में अगर वहाँ पूछा गया तो आप सिर्फ 1.90 वाला ही अभी बोलेंगे कि 1.90 के आधार पर रखा गया है गरीबी के का मापदंड, ठीक है। अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पे। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि पूरे बिहार की अगर स्थिति देखिए तो गरीबी के संदर्भ में अगर आप देखें तो दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तरी बिहार में गरीबी की मात्रा अधिक दिखाई पड़ती है। आप अपना तर्क बताइए क्यों ऐसा है। तो इसमें आप 1-2 कारण बता सकते हैं क्यों गंभीरता ज़्यादा है। तो दक्षिण बिहार में चूँकि भूमि पर जो है जनसंख्या का दबाव वो कम है अपेक्षाकृत उत्तर भारत के, तो इसलिए उत्तरी बिहार में छोटी आकार की जोतों वाला भूमि ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और दूसरा कारण आप बताएंगे कि उत्तर बिहार में 6 महीने तक तो पानी ही जमा रहता है, बाढ़ के से बहुत बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, इस वजह से एक ही फसल ज़्यादा उपज पाती है, इसीलिए वहाँ गरीबी ज़्यादा है, ठीक है। आप इन 2 कारणों को दिमाग में रख करके आप अपना जवाब देंगे। बिहार में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं पूछा जा सकता है, तो इसमें जो है आप सारे कारण मैं बताता हूँ, और इसको आप कोई एक व्यक्ति क्या होगा, ये स्ट्रैटेजी है बेटा कि आप उसमें किसको पहले दोगे, ठीक है। तुम्हारे उत्तर से ही बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। जैसे कोई इकोनॉमी का छात्र है, इकोनॉमिक्स का छात्र है, तो वो बोलेगा गलत विकास रणनीति है, ठीक है, उसके शिकार हम लोग हुए। या आप बता सकते हो श्रमिकों का पलायन एवं वित्तीय संसाधनों का जो बहिर्प्रवाह है वो महत्वपूर्ण है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। जो पॉलिटी का जो छात्र है जिसने पॉलिटिकल साइंस लिए हुए, वो राजनीतिक अस्थिरता को भी प्रमुखता के साथ रख सकता है, जिसके कारण हम लोग हमेशा जो है अस्थिरता रही पहले, जिस वजह से कोलिजन गवर्नमेंट भी रहती है, गठबंधन सरकार रहती है, बहुत मजबूरियां रहती हैं, कोई एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है। तो ये सब भी गरीबी के बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। ढंग से जो है वो एक्सिक्यूट नहीं हो पाता है योजनाओं का, निचले स्तर पर क्रियान्वयन जो है वो कई कारणों से जो नहीं हो पाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जनसंख्या और संसाधनों का के बीच असंतुलन है वो महत्वपूर्ण है। भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन ना होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर नक्सलवाद बहुत अच्छे ढंग से आपने तैयार किया है, ठीक है, तो आप पहले नंबर पे इसी को रख दीजिएगा, ठीक है। देखो, प्रश्न में आपके उत्तर से ही प्रश्न निकलते हैं, और अपने ज्वाइनर में ले जाना जो आप चाहते हो बड़ी चालाकी से ले जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको अपने ज्वाइनर में ले जा रहे हो, ठीक है। उसमें इंटरव्यू को नहीं पता चलना चाहिए, आपके उत्तर में भी इस प्रकार का हो, सहजता हो कि लगे कि आप उधर उसको ले जा रहे हो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एकदम बिल्कुल चालाकी से बरतनी है, और बिल्कुल सहजता के साथ आप बताना है। वो उत्तर उसी से उस क्वेश्चन से बोलिए। जैसे ही आपसे पूछेगा आपका नक्सलवाद तैयार है, 3-4 प्रश्न तो नक्सलवाद पर ही हो जाएंगे। तो आपका अगर आप डीएसपी ने आपने दिया है तो आप उस पर डीएसपी वाला प्रश्न आ जाएगा, नक्सलवाद से कैसे निपटेंगे तमाम। तो आपको देखेंगे कि वो फिर इधर उधर नहीं जा पाएगा, 3-4 मिनट तो आपका इसी में निकल जाएगा। तो ये बड़ी चालाकी से ये इंटरव्यू देने का तरीका होता है कि आप अपने ज्वाइनर में कैसे ला सकते हो, ठीक है, तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कृषि का पिछड़ेपन बता सकते हो, अशिक्षा बता सकते हो, ये सब कारण है गरीबी के, ठीक है। जो टीचर है वो अशिक्षा का कारण बताएगा, अब उसमें वो उधर जाएगा। तो आप टीचिंग वाला फील्ड अगर बढ़िया बनाए हो, पहले इसका नाम ले लो। आप किसका नाम लेते हो, आप समझो जिसको प्रमुखता के साथ तैयार किए हो आप उसी का नाम सबसे पहले ले लो। ये बड़ी चालाकी होती है, ठीक है, आपको मैंने बताया। जैसे मैंने कहा, इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सब तो आप लोग खुद जानते हो। श्रमिकों का पलायन और वित्तीय संसाधनों का बहिर्प्रवाह, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप कोई इकोनॉमिक्स का छात्र वो पहले बोल दो,
तो ये कैसे संभव है? बिहार की इकोनॉमी में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिहार के जो जितने भी श्रमिक हैं वो गांव से सब पलायित करके सब चले जाते हैं शहरों में काम करने के लिए। तो इससे आप अगर दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, तो यहाँ के जो आज व्यक्ति हैं अगर 10,000 या 20,000 रुपया ही कमाता है तो 20,000 अपने बच्चों को ले गया, वहीं वहीं पढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है? 20,000 रुपये जो कमा रहा है उसका वो उसमें से 19,000 रुपये खर्च कर दे रहा है, 1,000 बचा रहा है तो कहाँ रख रहा है? वहीं बैंक पे रख रहा है। ठीक है, तो वहाँ के बैंकीय वित्तीय व्यवस्था को मजबूत कर रहा, जिससे कि लोनिंग की बढ़ेगी, साख सृजन बढ़ेगी। और 19,000 रुपये का सामान खरीद रहा है तो वो उस राज्य में खरीद रहा है, तो समझिए कि उससे टैक्सेस भी राज्य को मिल रहे हैं, जीएसटी भी मिल रहा होगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आय के जितने कंजम्पशंस हो रहे हैं, यानी जो डिमांड पैदा हो रहा है वो उसी राज्य के लिए पैदा हो रहा है। ठीक है, तो उसके एसजीडीपी में उसका योगदान हो रहा है। तो हम उससे तो मेरा राज्य तो महरूम हो गया। ये सबसे बड़ा बहिर्प्रवाह इसी को बोलते हैं। प्रवाह तो हो रहा है लेकिन बाहर हो रहा है, बाहर के राज्यों में। ये वित्तीय संसाधनों का बहिर्प्रवाह, ये सबसे बड़ी हमारी गरीबी का कारण भी है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स का छात्र है, जो इसको बढ़िया से किया, वो इस पहले बोले अच्छा आपका मैं समझा नहीं, वित्तीय बहिर्प्रवाह जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओ उसके नज़र में आपको लगेगा वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, बस आप 2-4 मिनट तो आप उसी में एक्सप्लेन करने में चले जाए, और जब करेंगे तो वो वाह वाह करेगा फिर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि किसी के जवाब में आप पॉइंट्स पहले क्या रखेंगे, ये पहले से तैयार रहिए। और अगला जब मैं इंटरव्यू लूँ तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से तैयार होंगे। ठीक है, अगली एक इंटरेक्शन क्लास में ज़रूर लूँगा आप लोगों का फिर से, और मैं फिर से जहाँ जहाँ कमियाँ हैं मैं उन सबको फिर डिस्क्राइब करूँगा। मैं चाहता हूँ आप बच्चे कि मेरे ऐसे तैयार हों, ये रिजल्ट जो आए वो सकारात्मक आए मेरा रिजल्ट। ठीक है, एक एक बच्चे पे मैं मेहनत करना चाहता हूँ। फिर कोई प्रश्न आए कि बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। ठीक है, अब आप देखिए ये योजनाएं चल रही हैं, ये जितने मैंने आपको सुरेश तेंदुलकर वाले में 6 बातें बताई थी, आप उनको देखिए, मैंने उसी के अनुसार से योजनाएं लिखी है। पहली जो योजना मैंने लिखी वो जीविका योजना लिखी। अब बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन जो योजना है आप उसके बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो नियोजन गारंटी योजना है मनरेगा, उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, अगर हमने मनरेगा में आपने तैयार कर रखा है बहुत अच्छे से, तो आप पहले नंबर पे इसी को बोलिए, मनरेगा। जो लड़कियां हैं, अब मैं उसको कहूँगा कि आप जो है जीविका योजना बोलो, आप पूरा जीविका योजना को बढ़िया से बोलो, कैसे जीविका योजना जो है आपके लिए कैसे सशक्तिकरण का काम कर रही है, जीविका की जो महिलाएं हैं कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, उस पर मैं एक एक करके आऊँगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, देखिए आवास के लिए ये योजना हो गई। खाने पीने के लिए आप जन वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन स्कीम इसको रख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को रख लीजिए। शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान को रख लीजिए। तो देखेंगे हर एक सेक्टर में जो मैंने बताया उसमें सुरेश तेंदुलकर जी को ये इसकी एक एक योजनाओं को मैंने यहाँ पे लिखा है। गरीबी के दूर करने के लिए अगर 5 पूछे तो ये एस्पेक्ट्स 5 बताएं। आप लोग बताते हो, एक बताते हो, दूसरा बताते के बाद कि कमज़ोर जैसा बताना शुरू कर देते हो। ये 4-5 सशक्त कार्यक्रमों को एक साथ बताएं और उसमें फिर एक्सप्लेन करने के कहे तो आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हम आप उसके एक एक योजनाओं पर आते हैं। जैसे बिहार राज्य ग्रामीण जीवन मिशन यानी कि जीविका मिशन, हम उस पर आते हैं। अब जो अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन योजना क्या है, यानी कि जीविका योजना क्या है। तो 2007 में विश्व बैंक की सहायता से बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह मिशन महिलाओं के जीविकोपार्जन के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, ध्यान देखो कौन कौन चीज़ें हैं, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा में वो 6 स्थितियाँ आ जाती हैं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा आदि भी प्रदान कर रही है। महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि दूसरे सामाजिक सुधारों में भी अपना योगदान दे रही हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत कम बच्चों ने मुझे इसका जवाब दिया। ठीक है, आप
सिर्फ जीविका योजना में महिलाओं के इसी पर बात करते हैं कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि वो अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने में भी सरकार की बहुत मददगार साबित हो रही है, जैसे शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन सब में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और जहां महिलाएं सक्रिय हैं वहां के विकास खंडों में बहुत सकारात्मक सुधार दिखाई पड़ा। आंकड़े अगर आप देखें कि जिन क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ और सक्रिय महिलाएं हैं, वहाँ के स्वयं सहायता समूहों के जरिए आप सामाजिक सुधार में आप देखेंगे वहाँ के आंकड़े बड़े सुधारात्मक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर पर इस समय पैंडेमिक सिचुएशंस में ये भी जोड़ देना कि इस समय पैंडेमिक सिचुएशंस में ये ग्रामीण स्तर पर कोरोना वॉरियर्स की भी भूमिका निभाई है। ठीक है, बाढ़ जैसी आपदा के लिए भी उन्होंने जितने भी हमारे वॉलंटियर्स थे उसके साथ मिलकर के काम किया। आपदा प्रबंधन में भी इनको लगाया गया और इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे वो भोजन बनाने में हो। ठीक है, पहुंचाने वाले भले ही कोई अलग हो, नहीं भोजन बनाने में हो, उन महिलाओं को फिर वहाँ पे खाना बना करके पैकेट बनाने में हो, तमाम सब में इन्होंने भूमिका निभाई। तो आप देखेंगे कि इसको आप समग्रता से देखो। कोई इस सब चीज़ों पर अगर गौर करके अगर आप सुनियोजित ढंग से बोलते हो, मैं एस्पेक्ट इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कोई एक चीज़ बोल के छोड़ देते हो, और समग्रता में अगर इस तरह सारी बातों को लिखोगे, और भी कुछ हो सकता है मैं लिखने के दौरान मेरे से स्केप कर गया हो और इसमें जोड़ लेना अपनी ओर से, अगर आपको अधिक आता हो तो। ठीक है, हम भी तो बैठते हैं मन में जो हम मेरे शासन स्तर पर मैं जो देखता हूँ मुझे याद रहता है, मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ करके नहीं, बल्कि आप कहें कि मुझे मैं अपने कार्य के जो अनुभव है उसके आधार पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब बिहार में जो जीविका के तहत 8 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह गठित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कितना, 8 लाख से ज़्यादा हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ जितने ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पूछिएगा कि महिलाओं कर्ज लेती हैं लेकिन कर्ज देने में बैंक लोग भागते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं, आप बताइए कि ये सही है कि नहीं है, बताइएगा। क्या बताइएगा कि नहीं महोदय, जितनी महिलाएं ने कर्ज लिया है, कर्ज वापसी का अगर देखिए इस योजना के तहत जो भी महिलाएं कर्ज ली हैं उसमें कर्ज वापसी का जो परसेंटेज है वो 98.5% है। यानी सिर्फ मात्र 1.5% जो है वो पूंजी डूबी होगी बैंक की, वरना ब्याज सहित 98.5% वो रिटर्न चला गया, बैंक के पास डिपॉजिट चला गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं ईमानदार भी है, दिखा रहा। वर्तमान समूहों को 1 से 5 लाख तक के कर्ज मिलते हैं, इसमें मुहैया कराए जाते हैं। नेक्स्ट लिखें, मनरेगा के बारे में बताइए। तो मनरेगा के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। अब ये मनरेगा वाला प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, मैं लगातार पूछ रहा था लोगों से। कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग, बहुत लोग नहीं जानते थे। मैंने मनरेगा मैन के बारे में पूछा कि किन्हें कहा जाता है, क्योंकि पेपर में वो लगातार 2 दिन से आ रहा था। क्योंकि हमारे जो मनरेगा जो शुरू किया था जिन्होंने 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार में, और वो थे हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो अब दिवंगत हो गए, नहीं रहे। उन्होंने बहुत ग्रामीण विकास में काम किया था। उन्होंने ही नरेगा शुरू किया था, जो बाद में चल के मनरेगा हुआ। और इस मनरेगा के कार्यक्रम में, इसलिए मनरेगा मैन कहे जाते हैं, वो बड़ी साफ गोई के साथ बोला करते थे। लालू जी के जो स्टाइल में ही बोला करते थे, जिस तरह से लालू जी अपने स्टाइल के लिए लोकप्रिय थे, उनकी ही एक लगती थी प्रतिकृति जैसे दिखाई पड़ती थी उनके आवाज़ में जब वो नहीं रहे थे। और उन्होंने जब प्रखर रूप में कहा, स्टेटमेंट देते थे, तो लगता था कि हम लोग लालू जी को ही सुन रहे हैं। तो वे नहीं रहे इस पेंडेमिक में। जो है बहुत लोगों को पेंडेमिक में हम लोगों से छीन लिया है। मैं श्रद्धांजलि के साथ ही उनको याद कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी वाला जोड़ दिया गया।
इसमें कुशल और अर्धकुशल लोगों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। ध्यान में रखिए 100 डेज। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को पंजीकृत करके, अब ये बहुत महत्वपूर्ण, एक जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। ये जॉब कार्ड बनता है, इस जॉब कार्ड के जरिए ही इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि जो जॉब कार्ड बनेगा उसमें 1/3 जॉब कार्ड महिलाओं का होगा। ठीक है, यानी कि मनरेगा में भी महिलाओं को तरजीह दी गई है। और मनरेगा का जो वित्तीय प्रबंधन है वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। पूछा जा सकता है, मनरेगा के तहत केंद्र सरकार मजदूरी की जो लागत होगी और माल की जो लागत होगी उसका 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ हिस्सा वो वहन करती है। राज्य सरकारें संपूर्ण बेरोजगारी भत्ता, अगर 100 दिन अगर आप में से कुछ दिन आपने नहीं दिया रोजगार, तो श्रमिक अगर जॉब कार्ड बनाए हुए तो सरकार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना पड़ता है। और ये बेरोजगारी भत्ता वो राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ता है। अगर मनरेगा के अंदर में अगर प्रवेश किया तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और माल की लागत का 1/4 राज्य वहन करता है। और जितनी जो प्रशासनिक खर्च होती है जो केंद्र सरकार वहन करती है कुछ हिस्सा, बाकी शेष हिस्सा जो है राज्य सरकारें ही इसका वहन करती है। ठीक है, मनरेगा के तहत जो मजदूरी है वो पूछी जा सकती है कि कितनी है। 2019-20 में ये 171 रुपया ही किया गया, लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशंस में उसको बढ़ा करके 201 रुपया कर दिया गया। तो ये तत्कालिक रूप के लिए है, वो उसी ये रूप में वो पूरी तरह संशोधित नहीं है। अब इस बिल में अगर पेश किया होगा तो दूसरी बात है, लेकिन वो सिर्फ मनरेगा का जो रिवीजन था वो पेंडेमिक के लिए ही था कि इस पीरियड में हमको कराना हो तो इसमें अतिरिक्त दिया जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इसको फिर भी अगर ये सेशन में अगर बढ़ा दिया गया हो, अभी चल रहा है लोकसभा का सेशन, अगर ये बढ़ाया गया हो तो देखिए क्या हो निकल के आता। चूँकि अभी किसान के लिए तो बहुत काम किया जा रहा है, बहुत बिल आ रहा है, पता नहीं बिल सकारात्मक होगा कि नहीं, अब इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। चूँकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दिया है, और जहाँ तक मैं इकोनॉमिक्स का भी रहा हूँ छात्र, तो जहाँ समझ है मेरी, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाना फ़िलहाल खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सरकार पता नहीं कैसे ये साहसिक कदम उठा रही है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले वो पूरा बिल मैं भी देख लूँ, तब मैं इस पर चर्चा करूँगा कि वो और इसमें क्या ला रही हैं, हटा रही हैं तो क्या ला रही हैं। जब तक वो बिल पूरा नहीं देख लूँ तब तक इस पर प्रतिक्रिया देना भी सही नहीं होगा। इतनी बातें मैं गरीबी के संबंध में आधी बातें हैं। अब नेक्स्ट जो आधी बातें हैं मैं अगले एपिसोड में आपको आज पूरी विस्तार से, और भी बहुत बातें हैं गरीबी के संबंध में जो मैं करूँगा। अभी मैं इतना ही रहने जाता हूँ, अगले दिन मैं जल्दी ही भेज दूँगा, 1-2 दिन में ही भेज दूँगा, आप लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग सभी आ रहे हैं। और जो मेंस के छात्र हैं, जो इंटरव्यू के छात्र हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो मैं पीटी के लिए सेगमेंट शुरू किया हूं, आधे घंटे का ही सेगमेंट, ज़्यादा तो लंबा रहता नहीं है, वो सुन लिया करो। वो इंटरव्यू के लिए भी फ़ायदा हो सकता है, जो हिस्ट्री के छात्र हों चाहे नहीं भी हों, या पॉलिटी के हों, जो भी प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ उन सबको सुना करो। उसके एक्सप्लेनेटरी जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो अगर आप सुन लेंगे तो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। उसको आप लोग इग्नोर नहीं करो, हाफ एन आवर तो लगेगा, ज़रूर सुन लिया करो, उससे फ़ायदा मिलता है बेटा। इसलिए जो आप लोग के लिए फ़ायदा होता है मेरी दृष्टि में वो मैं सब कर रहा हूँ। और अगर लाइव जो कहे तो कि लाइव आने के लिए कुछ मापदंड है, पता नहीं यूट्यूब के बच्चे बताते हैं कि अभी आप भी सर आप थोड़े पीछे हो, तो इसको भी आगे करने के लिए आप ही काम कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी इसको जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ तक पहुँचाओ कि मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँ। तो इसके लिए क्या होगा कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा करवा दें, जितने दोस्त हैं उनको भेज दें, और इसके ज़्यादा देखेंगे तो वो दोनों मापदंड पूरे हो जाएंगे, तो मैं शायद आप लोगों से रूबरू होकर के भी पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोग का, आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हो और आगे भी सहयोग करोगे, अपेक्षा करोगे, और हमसे जितना हो सकता है लाभ उठाने की कोशिश करोगे। धन्यवाद आपका।